स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का मेरी क्लास में। मैं हूं राजेश शर्मा और आप देख रहे हैं मेरा चैनल स्टडी टाइम बाई राजेश शर्मा। तो डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं अंग्रेजी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण और इंटरेस्टिंग टॉपिक, और टॉपिक का नाम है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। और इसी टॉपिक के ऊपर मेरे अब तक 3-4 वीडियो आ चुके हैं, और इसी कड़ी में ये एक और वीडियो लेकर के एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ आपके लिए। तो इसको देखने से पहले यदि आप मेरे पिछले वीडियो देख लेते हैं तो आपके लिए बहुत ही आसान होगा समझना। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम इसी सिलसिले को सब्जेक्ट वर्ब कनकॉर्ड को आगे बढ़ाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट। यदि किसी सेंटेंस के अंदर आय के अर्थ में यानी इनकम के अर्थ में यदि मीन्स का यूज होता है, यदि मीन्स का अर्थ इनकम के रूप में यदि लगाया जाता है किसी सेंटेंस के अंदर, तो ऐसी कंडीशन में हम जो वर्ब का इस्तेमाल करेंगे वो प्लूरल वर्ब में करेंगे। कहने का मतलब प्लूरल फॉर्म के अंदर वर्ब को लेके आएंगे। जैसे हिज मीन्स एम्पल, तो यहाँ पर आर लिखेंगे हम, यानी बहुवचन की क्रिया लगाएंगे। हिज मीन्स यानी उसके जो आय के स्रोत हैं, यानी जो आय के साधन हैं, वो एम्पल है, पर्याप्त है। कुछ नाउन सिंगुलर रूप में होती है लेकिन अर्थ में बहुवचन होती है। ऐसी कंडीशन में हम उनमें प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। यानी कुछ नाउन दिखने में क्या होती है, बिल्कुल सिंगुलर, लेकिन अर्थ उनका प्लूरल में निकलता है, बहुवचन में निकलता है। तो ऐसी नाउन्स के साथ हम वर्ब भी प्लूरल की ही लगाएंगे। जैसे अकॉर्डिंग टू द प्रेजेंट मार्केट रेट 12 डजन, और ये खाली स्थान है 100 रुपीज़। अब यहाँ डजन का जो अर्थ है वो है तो ये सिंगुलर, लेकिन यहाँ पर जो इसका अर्थ निकल रहा है वो बहुवचन में निकल रहा है। तो हम यहाँ पर क्रिया की पहली फॉर्म, कहने का मतलब क्रिया की बेस फॉर्म लगाएंगे, उसमें एस या एस नहीं लगाएंगे यहाँ पर। और जब भी किसी बेस फॉर्म की जो क्रिया होती है, जब उसमें एस एस नहीं लगता तो वो बहुवचन की मानी जाती है। और जब हम किसी वर्ब के अंदर एस एस ऐड कर देते हैं तो वो एक वचन की हो जाती है। तो कॉस्ट यहाँ पर बहुवचन की क्रिया है। तो अकॉर्डिंग टू द प्रेजेंट मार्केट रेट 12 डजन कॉस्ट 100 रुपीज। एक और यहाँ पर हम रूल देखते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का। कलेक्टिव नाउंस जो होती है टेक्स सिंगुलर वर्ब, लेकिन एक मत नहीं होने पर प्लूरल वर्ब लेती है। यानी जो कलेक्टिव नाउंस होती है वो प्राय सिंगुलर नंबर की क्रिया ही लेती है, लेकिन एक मत नहीं होने पर, यानी किसी सब्जेक्ट के ऊपर कोई जो राय यदि दी जाए और वो कलेक्टिव नाउन का वहाँ पर यूज हो रहा हो, तो ऐसी कंडीशन में हम जो क्रिया लगाएंगे वो एक जो है बहुवचन की लगाएंगे। अब देखिए यहाँ पर आपको समझ में आएगा ये इन एग्जाम्पल्स थे। जैसे आप देखिए एग्जाम्पल नंबर 117, द कमेटी। अब ये कमेटी जो शब्द है ये कलेक्टिव नाउन है, क्योंकि कमेटी से बोध होता है कि बहुत सारे जो है मेंबर्स उसमें होते हैं, लेकिन नाम एक ही कमेटी। तो द कमेटी इशूड द रिपोर्ट, तो यहाँ पर हम हैज़ का यूज़ करेंगे, क्योंकि यहाँ पर अलग अलग मत नहीं हो रहे, बल्कि पूरी कमेटी एक मत से किसी रिपोर्ट को यहाँ पर इशू करती है। तो हम हैज़ का यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। हैज़ यहाँ पर एक वचन की क्रिया है और है बहुवचन की होती है। अब देखिए आप 118, द कमेटी डिवाइडेड ऑन वन माइनर पॉइंट। अब यहाँ पर कमेटी जो है एक माइनर पॉइंट के ऊपर डिवाइड हो गई है, यानी किसी छोटे बिंदु के ऊपर वो उनका जो मत है वो एक मत नहीं रहा, बल्कि अलग अलग भिन्न भिन्न यहाँ पर सजेशंस आ रहे हैं, भिन्न भिन्न उनके व्यूज हो गए हैं। तो क्योंकि कमेटी कोई एक वस्तु नहीं है, बल्कि कमेटी इज ए ग्रुप ऑफ मेंबर्स। तो कमेटी के अंदर जितने भी मेंबर्स हैं उनकी राय अलग अलग है। तो ऐसी कंडीशन, अब चूंकि राय एक जैसी नहीं है, एक मत नहीं है, तो अब जो यहाँ पर वर्ब हम लगाएंगे वो बहुवचन की लगाएंगे, यानी आर लगा देंगे यहाँ पर। यानी द कमेटी आर डिवाइडेड ऑन वन माइनर पॉइंट, यानी एक माइनर पॉइंट के ऊपर कमेटी जो है डिवाइड हो गई, यानी वो उनका जो है मत एक की नहीं रहा। और देखिए 119, द जूरी डिवाइडेड इन देयर ओपिनियंस। यहाँ पर भी डिवाइड हो रहा है, ओपिनियन डिवाइड हो रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन में हम बहुवचन की क्रिया लगाएंगे आर
तो द जूरी आर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियंस। अब जूरी क्या होती है? जूरी न्यायाधीशों का एक समूह होता है जिसे हम जूरी कहते हैं। अब आगे देखिए एक और क्वेश्चन यहाँ पर, ये कुछ अलग मिसलेनियस टाइप के क्वेश्चन हैं और यहाँ पर हम सभी को यहाँ पर सॉल्व करेंगे। जैसे ही टी एवरी मॉर्निंग, यानी वो हर सुबह जो है चाय लेता है यानी पीता है। तो यहाँ पर हम ही के साथ क्रिया की पहली फॉर्म लगाएंगे और पहली फॉर्म में हम एस या ई एस लगा देंगे, क्योंकि सब्जेक्ट आपका जो है थर्ड पर्सन है और एक वचन भी है। अब ये प्रेजेंट सिंपल टेंस का एक रूल है कि जब भी किसी सेंटेंस के अंदर एवरी या ईच आए, मतलब एवरी मॉर्निंग, इस तरह मॉर्निंग आ रही है यहाँ पर, तो एवरी मॉर्निंग यानी हर सुबह, यानी हर रोज़ का काम है, उसका एक आदत आ रही है, मतलब हैबिट यहाँ पर शो हो रही है। और जब भी हैबिट शो हो, ऑलवेज आ जाए, सेल्डम आ जाए, ऑफन आ जाए, या फिर जो है लीली वाले शब्द आ जाए, जैसे जनरली है, ओकेजनली है, तो हम उसमें क्रिया की पहली फॉर्म लगाते हैं और सब्जेक्ट के अनुसार उसमें एस ई एस ऐड कर देते हैं। तो ही के साथ हम ड्रिंक्स यहाँ पर लगाएंगे, तो ही ड्रिंक्स टी एवरी मॉर्निंग, या डेली भी हम कह सकते हैं इसको। तो डेली आए तो भी हमको इसी तरह क्रिया लगानी चाहिए। तो क्रिया में एस लगा दिया एक वचन के साथ। तो ही ड्रिंक्स टी एवरी मॉर्निंग, यानी वो हर सुबह जो है चाय पीता है। और देखिए एक क्वेश्चन, द सन इन द वेस्ट, ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है। यूनिवर्सल ट्रुथ के अंदर भी हम हमेशा क्रिया की पहली फॉर्म ही लगाते हैं, लेकिन सब्जेक्ट यदि आपका एक वचन है तो उसमें एस ई एस और ऐड करते हैं। तो सन एक वचन ही है तो हम सेट्स यहाँ पर लिखेंगे, यानी क्रिया पहली फॉर्म में ही है लेकिन उसमें एस लग गया है। द सन सेट्स इन द वेस्ट, यानी सूर्य पश्चिम में अस्त होता है। और देखिए नेक्स्ट, फॉर्चून द ब्रेव, तो फेवर्स हम यहाँ पर लिखेंगे। फॉर्चून यानी भाग्य हमेशा बहादुरों को फेवर करता है, उनका साथ देता है, फेवर्स। और देखिए नेक्स्ट, द मैच एट 9 o'clock, मैच एक ही वचन है तो स्टार्ट्स, तो द मैच स्टार्ट्स एट 9 o'clock, 9 बजे मैच शुरू होता है, प्रारंभ होता है। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वाटर एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, तो यहाँ पर हम बॉइल्स लगाएंगे, यानी क्रिया की पहली फॉर्म और उसमें एस लगा देंगे, क्योंकि ये एक तरह से साइंटिफिक फैक्ट है, यानी वैज्ञानिक तथ्य है। वैज्ञानिक तथ्य जो भी होते हैं उनमें हम क्रिया की पहली फॉर्म लगाते हैं, लेकिन मेन चीज़ आप ध्यान रखें कि पहली फॉर्म तो हम लगाएंगे लेकिन कर्ता जरूर देखेंगे। कर्ता एक वचन है तो उसमें एस या एस लगा देंगे। तो वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अगला देखिए, द नेक्स्ट फ्लाइट एट 7 टुमारो मॉर्निंग, नेक्स्ट यानी अगली जो फ्लाइट है वो टुमारो मॉर्निंग को 7 बजे है। तो इज यहाँ पर हम काम में लेंगे, क्योंकि फ़िक्स टाइम टेबल है। जब भी फ़िक्स टाइम टेबल होते हैं रेलगाड़ियों के, या फिर जो है ट्रेन्स के, या फिर फ्लाइट्स के, तो उसमें हम जो है प्रेजेंट टेंस ही काम में लेते हैं। तो द नेक्स्ट फ्लाइट इज एट 7 टुमारो मॉर्निंग, यानी अगली फ़्लाइट कल सुबह 7 बजे है। यहाँ पर सेल विल का यूज़ नहीं होगा। और देखिए आगे एक 26 नंबर, आई शैल वेट टिल यू, यहाँ पर दो सेंटेंस टिल से जुड़े हुए हैं। एक में सेल आ रहा है यानी फ्यूचर टेंस आ रहा है, तो दूसरी में आपके सिंपल प्रेजेंट ही आएगा। और प्रेजेंट टेंस की क्रिया हम यहाँ पर काम में लेंगे, तो फिनिश, यानी आई शैल वेट टिल यू फिनिश योर लंच, यानी जब तक तुम अपना लंच पूरा नहीं करोगे मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। और अगला देखिए, यू वुड रादर, यानी वुड रादर का जब यूज हो रहा हो तो भी हम क्रिया की पहली फॉर्म ही काम में लेते हैं। प्यारे बच्चों ध्यान रखें। तो स्टे हम यहाँ पर लिखेंगे, यानी यू वुड रादर स्टे एट होम। आगे देखिए 128, सी सिंगिंग ए सॉन्ग नाउ, नाउ जब भी आएगा तो अधिकतर हम इसमें प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की क्रिया लगाएंगे, यानी इज एम आर के साथ क्रिया में आई एन जी लगाएंगे। तो यहाँ पर इज आ ही रहा है तो इजी हम यहाँ पर लगाएंगे। तो सी इज सिंगिंग ए सॉन्ग नाउ, यानी वो इस वक्त जो है गाना गा रही है। अगला देखिए, लुक दे प्लेइंग हॉकी,
अब यहाँ पर लुक शब्द आ रहा है, जब भी लुक आएगा तो आप उसमें प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की क्रिया लगाएंगे, तो दे के साथ आर यहाँ पर आ जाएगा और क्रिया में आईएनजी यहाँ पर लगी हुई है। तो लुक दे आर प्लेइंग हॉकी, देखो वे जो है हॉकी खेल रहे हैं। और देखिए आगे, द ग्रेप्स श्योर, तो द ग्रेप्स टेस्ट श्योर, यानी अंगूर खट्टे हैं। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो के अंदर हमने देखा इस सीरीज़ में सब्जेक्ट वर्ब कंकॉर्ड या सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, और इसी सिलसिले को हम आगे बनाए रखेंगे और कुछ और वीडियो मैं आपके लिए आपकी ग्रामर से संबंधित आगे लाने वाला हूँ, इसलिए बने रहे मेरे साथ। और दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव ए नाइस टाइम, थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग।